प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट मैन, यानी कि अभ्यास से एक निपुण और कुशल व्यक्ति का निर्माण होता है। अर्थात किसी भी कार्य में यदि हम सफल होना चाहते हैं तो हमें पर्याप्त अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास से ही हम किसी कार्य को आसानी से सरलता से कर सकते हैं और वह अच्छी तरीके से उसे हम सीख सकते हैं। नमस्कार, मैं सतीश चंद्र भास्कर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल RTPLS सेंटर ऑफ नॉलेज में स्वागत करता हूं। आज की इस जियोग्राफी की क्लास में, पिछले क्लास में हम लोग NCERT का जो क्लास 9th जियोग्राफी का चैप्टर 1 था उसे हम लोगों ने सीखा था। आज की क्लास में हम लोग उससे संबंधित जितने भी तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उनको सीखने का प्रयास करेंगे और मैं आप लोगों से यह निवेदन करता हूं कि आप इन प्रश्नों को एक बार वीडियो को रोकिए, प्रश्नों को स्वयं करिए और स्वयं करने के बाद जब आपका आंसर आ जाए तो हम जो आंसर बता रहे हैं उससे मिलान करिए। इससे क्या होगा कि आपका अभ्यास सही तरीके से होगा, प्रैक्टिस अच्छी होगी और आप अपने इस कार्य को करने में कुशल और निपुण होंगे। तो आइए पहले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे आपका पहला प्रश्न कहता है कि भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संदर्भ में ये कथन दिए जा रहे हैं, उन पर हमको विचार करना है। कहा जा रहा है कि भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा ऑप्शन है कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर 80 अंश 7 मिनट है। इस ऑप्शन को सही या गलत अगर हमें छांटना है तो हमको एक पॉइंट थोड़ा सा समझना ये पड़ेगा कि भारत का जो अक्षांशीय देशांतरी विस्तार है वो कितना है। यदि हम देखें यहाँ पे एक सामान्य सा भारत का मैप देखते हैं, ये इस तरीके से ये हमारा एक सामान्य सा भारत का मैप है और आपसे भी मैं ये कहूँगा कि आप भी कोशिश करिएगा कि जितने भी ज्योग्राफी के टॉपिक पढ़ाए जाए उनमें आप मैप का सहारा और मैप के सहारे का लीजिएगा, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रयास करिएगा कि आप स्वयं मैप को बनाने का प्रयास करिएगा। आइए देखते हैं कि यहाँ पे देखा जाए इस तरीके से, तो भारत का जो सबसे पूर्वी हिस्सा है ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में इसका जो देशांतरी विस्तार माना जाता है, अगर उसकी बात की जाए तो जो इसका देशांतरी विस्तार है वो है 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर है और यह पड़ता है आपका अरुणाचल प्रदेश के वालांगू या इसे हम किबुथु भी कहते हैं, किबिथु। वहीं पे यदि हम बात करें कि जो आपका सबसे पश्चिम का बिंदु है ये आपका पड़ता है गुजरात में है और इसका जो देशांतरी विस्तार यानी कि सबसे पश्चिम का देशांतरी विस्तार है वो है 68, वो है आपका 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर और ये है आपका गुजरात का जो कि गौरमोती या गुहार मोती के नाम से जाना जाता है। गुहार मोती के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका पश्चिम और पूर्वी विस्तार है। वहीं पे अगर देखें कि जो आपका सबसे उत्तरतम बिंदु है ये है आपका उत्तरतम बिंदु जो कि आजकल किसी केंद्र शासित राज्य की बात करें तो लद्दाख में आजकल पड़ता है ये। वहीं पे वास्तविक स्थिति देखा जाए तो ये POK यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर में है और यह अक्षांशीय विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार का अर्थ है कि यह आपका 37 अंश 6 मिनट
उत्तरी अक्षांश है और इसका नाम है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल, कॉल कॉल मीन्स होता है दर्रा। वहीं पे आप देखें कि जो इसका सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ये दक्षिणतम बिंदु आपका कन्याकुमारी में है। कन्याकुमारी, कन्याकुमारी स्थान है और ये आपका पड़ता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु। और इसका जो अक्षांशीय विस्तार है उसकी बात की जाए तो ये है आपका 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। वहीं पे देखा जाए कि ये मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, लेकिन अगर भारत का दक्षिणतम बिंदु की बात की जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसका जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है यहाँ पे आप देखा जाए तो ये है, इस पॉइंट को हम कहते हैं इंदिरा कॉल, सॉरी इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट इसे कहते हैं और ये है आपका 6 अंश 4 यानी 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो अब हम देखते हैं कि जो आपका ऑप्शन के भारत के सबसे पूर्वी देशांतर 80 अंश 7 मिनट है, तो सबसे भारत का जो पूर्वी देशांतर है वो है 97 अंश 25 मिनट। इसका अर्थ ये हुआ कि ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। देखते हैं, भारत देश के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसको अगर देखा जाए तो जो हमारे पास ग्लोब है और ग्लोब को देखा जाए तो ग्लोब को 0 डिग्री की जो हंस रेखा है इसे 2 बराबर भागों में बांटती है। उस बराबर भागों में बांटती है तो यहाँ पे देखा है तो भारत की जो स्थिति है यह 0 डिग्री देशांतर रेखा के उत्तर में है। तो पहला ऑप्शन जो यहाँ पे कह रहा है कि भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो ये कन्फर्म है कि भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, लेकिन भारत का सबसे पूर्वी देशांतर 80 अंश 7 मिनट है। ये ऑप्शन आपका गलत है। इसका अर्थ हुआ कि इसका जो आंसर होगा वो होगा केवल 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणतम बिंदु है? भारतीय संघ राज्य का, यहाँ पे ऑप्शन है भारतीय संघ राज्य, बात की जा रही है कि संघ राज्य का, तो संघ यानी केंद्र शासित राज्य का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। तो यहाँ पे आप देखें कि दिया हुआ है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल आप अगर देखें तो ये सबसे उत्तरतम बिंदु है। इंदिरा पॉइंट यह आपका सबसे दक्षिणतम बिंदु है और कन्याकुमारी मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसा कि हम लोग यहाँ देखें कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है और यह केंद्र शासित नहीं है। केंद्र शासित आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और यह है इंदिरा पॉइंट 6 अंश 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसका अर्थ ये हुआ कि इंदिरा कॉल आपका नहीं होगा ऑप्शन में सही, इंदिरा पॉइंट आपका सही होगा। कन्याकुमारी है लेकिन यह आपका मुख्य भूमिका है और यह भारतीय संघ राज्य नहीं है, इसलिए यह आंसर गलत हो गया। पॉइंट पेड्रो इस तरह का कोई भी दक्षिणतम बिंदु नहीं है। इस तरीके से ऑप्शन आपका बी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप वीडियो को रोकिएगा, अपना स्वयं करिए, उसके बाद मेरे इस व्याख्यान को समझिएगा, सुनिएगा। प्रश्न है कि भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3% है। भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर भ्रंशोत पर्वत अवस्थित है। यहां पे देखें, ऑप्शन को देखिए, भारत का क्षेत्रफल और उत्तर पूर्वी सीमा पर भ्रंशोत पर्वत अवस्थित है। तो देखा जाए इसे
कि भारत की ये कंडीशन है, और जैसा कि ऑप्शन में दिया है कि भारत का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे देखें कि जो भारत का ये पूरा क्षेत्रफल है, यह जो क्षेत्रफल है आपका, यहां से पॉइंट को देखते हैं तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और यह जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, ये पूरे विश्व का लगभग 2.4% है यह क्षेत्रफल। और इसे विश्व में देशों की तुलना की जाए तो अगर देखें तो भारत का जो स्थान है वो है आपका 7वां स्थान। यदि बात की जाए कि इससे बड़े कौन कौन से देश हैं, तो आप देखेंगे तो सबसे पहले आपका रूस है, इसके बाद आपका कनाडा है, फिर इसके बाद अमेरिका है, चीन, चौथे नंबर पे आपका चीन है, पांचवें पे आपका ब्राजील है, छठे पे आपका ऑस्ट्रेलिया है, और 7वें नंबर पे आपका भारत है। तो भारत का जो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का है वो 2.4% है। तो यहाँ पे देखें कि पहला ऑप्शन है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3% है, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये ऑप्शन आपका गलत है। वहीं पे भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर भ्रंशोत्तर पर्वत अवस्थित है। यहाँ पे देखें कि जो भारत की उत्तर पूर्वी सीमा है, तो उत्तर की पूर्वी जो सीमा है यह हिमालय का ही विस्तार है, और यह मोड़दार पर्वतों से बना हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे तो मोड़दार पर्वत है, इसका अर्थ हुआ कि यहाँ पे भ्रंशोत्तर पर्वत नहीं है। भ्रंशोत्तर पर्वत की बात की जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे तो विंध्याचल और सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में भ्रंश घाटी है, और वहाँ पे नर्मदा नदी बहती है। तो उत्तर पूर्वी सीमा जो है भ्रंशोत्तर पर्वत नहीं है, वहाँ पे मोड़दार पर्वत है, कोल्ड माउंटेन है। तो यहाँ पे देखा जाए तो आपका इस तरीके से पहला ऑप्शन भी गलत हो गया, और भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर भ्रंशोत्तर पर्वत अवस्थित है, यह भी आपका आंसर गलत हो गया। इसका यानी कि अर्थ हुआ कि न तो 1 और न तो 2 सही है, यानी कि ऑप्शन इसका डी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य क्रमशः कौन सा है। यदि हम इसकी बात करें तो हम लोग जब इसके एनसीईआरटी की क्लास को जब हम लोग कर रहे थे तो वहां पे हमने देखा था कि भारत का अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो सबसे बड़ा राज्य है वो है आपका राजस्थान, क्षेत्रफल के हिसाब से, और जो सबसे छोटा राज्य था वो है आपका गोवा। वहीं पे हम लोग एक पॉइंट और सीखे थे जनसंख्या के आधार पर, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा गोवा है। इसका अर्थ ये हुआ कि इसका आंसर गुजरात, सिक्किम, राजस्थान, गोवा। आपका आंसर राजस्थान, गोवा। आइए उत्तर प्रदेश, गोवा की बात करें तो उत्तर प्रदेश आपका जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है। मध्य प्रदेश और त्रिपुरा नहीं होगा, इसका आंसर आपका बी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों में फैला हुआ है। इसके विभिन्न जिलों और उनकी अवस्थितियों के संबंध में नीचे दिए गए युग्मों को सुमेलित कीजिए। यदि इस ऑप्शन को गलत और सही करना है तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ये जो पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है ये किस स्थिति में है, कहाँ इसका विस्तार है। तो इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो आपका जो पुदुचेरी है इसके अगर सामान्य तौर पर विस्तार की बात करें तो ये दक्षिण भारत के तरफ है, इसका विस्तार है। और अगर हम दक्षिण भारत के तरफ इसके विस्तार की बात करें तो यहां से देखें, यहां आप देखेंगे तो ये है आंध्र प्रदेश,
यहाँ पे है आपका केरल और ये है आपका तमिलनाडु। यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो ये है आपका आंध्र प्रदेश, ये है तमिलनाडु और ये है आपका केरल। अब इन राज्यों में देखा जाए तो जो पुदुचेरी का जो विकास हुआ है या ये कहें कि अवस्थित है किन किन जगहों पे, तो एक पॉइंट यहाँ पे है, अरब सागर के इधर है। तो ये है आपका स्थान जिसको हम कहते हैं यमन जिला। यमन जिला है ये। आप देखेंगे कि जो तमिलनाडु है यहाँ पे देखा जाए तो एक स्थान यहाँ है पुदुचेरी, पुदुचेरी जिला है, और एक स्थान यहाँ है कराईकल, कराईकल जिला। और केरल में आप देखें तो यहाँ पे इसका एक जिला है माहे जिला। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि जो पुदुचेरी है इसका जो सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला है, तो पुदुचेरी का जो सबसे बड़ा जिला है वो है पुदुचेरी ही है और यह उसकी राजधानी भी है। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो है 293 वर्ग किलोमीटर और यह राजधानी भी है, राजधानी। वहीं पे देखा जाए कि सबसे छोटा जो जिला है वो कौन सा है, तो सबसे छोटा जिला माहे है। यह मात्र 9 वर्ग किलोमीटर में। इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये आता है कि जो आपका ये पुदुचेरी है यह पहले फ्रांस के अधीन था, यानी फ्रांसीसियों के अधीन था। तो यह एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जो कि 3 राज्यों में फैला हुआ है और यह फ्रांसीसियों के अधीन था, यानी फ्रांस के अधीन था। इसको भारत के कब्जे में लिया गया कब, तो 1 नवंबर 1954 को अधिकार में लिया गया, क्षेत्र में किया गया, भारत के अधिकार क्षेत्र में। इस तरीके से देखें तो ये समस्त पॉइंट है। तो इसका आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में विस्तार है। आइए ऑप्शन को देखते हैं। यमन आपका आंध्र प्रदेश में विस्तार है, यह भी ऑप्शन सही है। कराईकल आपने अभी भी देखा, कराईकल जो है आपने देखा कि तमिलनाडु में है, ये भी सही है। और माहे आपका केरल में। इस तरीके से देखें तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही। इसी तरीके से आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसे आप देखिए, समझिए। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ साथ समुद्री सीमा को भी स्पर्श करते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं, यानी कि किसी अन्य देशों से भी सीमा बनाते हैं, और साथ में यह समुद्री सीमा भी बनाते हैं। यहाँ पे हम देखें मैप को, तब उसके बाद हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसके ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। तो राजस्थान, गुजरात, मिजोरम और पश्चिम बंगाल, इन्हीं राज्यों से हम लोग अगर देखें तो हमें आंसर मिल सकता है। यहां पे देखा जाए यह है आपका गुजरात और यह है आपका राजस्थान। तो देखें तो जो गुजरात है यह पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है और समुद्री सीमा भी बनाता है। वहीं पे आपका नेक्स्ट ऑप्शन था, तो गुजरात आपका हो गया, राजस्थान है ही नहीं, तो ये काट दिया जाता है। यहाँ पे ये काट दिया जाएगा, ये आपका हो जाएगा। मिजोरम की बात की जाए तो आप देखेंगे कि जो आपका ये देश है, अगर देखें
सॉरी यह राज्य है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है आपका मिजोरम, और यह यहाँ पे आपका देखेंगे तो ये बांग्लादेश है, और बांग्लादेश का सॉरी मिजोरम यहाँ पे है, ये तो मेघालय है, ये है आपका मिजोरम। तो ये देखें तो ये हिस्सा यहाँ से ये आपका पूरा बांग्लादेश है। तो मिजोरम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है बांग्लादेश के साथ, लेकिन समुद्री सीमा नहीं बनाता है। तो मिजोरम आपका गलत हो जाएगा, राजस्थान आपका गलत हो जाएगा, आपका होगा गुजरात। और देखा जाए कि जो पश्चिम बंगाल है, तो आप देखें कि जो पश्चिम बंगाल है वो इस तरीके से यहाँ पे फैला हुआ है, और ये बांग्लादेश से भी सीमाएं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाता है, और साथ में देखा जाए तो एक समुद्री सीमा यानी बंगाल की खाड़ी से भी सीमा बनाता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपका गुजरात और पश्चिम बंगाल ये दो ऑप्शन आपके सही होंगे। अर्थात देखा जाए तो ए में है 1 2 3 गलत हो गया, बी में 1 3 और 4 ये भी गलत है, केवल 1 और 2 ये भी गलत है, आपका 2 और 4 यानी कि ऑप्शन डी सही है। तो आपके छठे का ऑप्शन हो गया आपका डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसे ध्यान से पढ़िए, समझिए, स्वयं करने की कोशिश करिए। यहाँ पे एक बात हम आपको बता दें कि हम अक्सर वीडियो देखते हैं तो वीडियो में जो हम बोल रहे हैं उसी को आप सही करने का प्रयास करते हैं, उसी को सुनने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये तरीका एकदम गलत है। आप स्वयं प्रयास करिए, क्योंकि एक चाकू कब उपयोग लायक होता है, जब उसका उपयोग किया जाए। तो अगर कोई चाकू को एक बार उपयोग करके रख दिया जाएगा तो उसमें जंग लग जाएगी और दोबारा उपयोग करने के लायक नहीं होगा। अगर दोबारा उपयोग करना चाहते हैं तो उसको फिर पत्थर पे घिस कर उसके जंग को छुड़ाना पड़ेगा और फिर उसको उपयोग में लाना पड़ेगा। इसका अर्थ हुआ कि हम अपने दिमाग में जो भी शिथिलता आ चुकी है उसको शार्पनेस लाना है, तेज करना है, तो स्वयं आपको इन पर तर्क करना पड़ेगा, तभी वो चीजें हमारे दिमाग में बैठेंगी। अन्यथा हम लाख वीडियो देख लेंगे, उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर की अपेक्षा अधिक है। यहां पे बोला जा रहा है कि भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है, और 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक यामोत्तर माना गया है। इसके लिए एक बार पुनः हम इसे समझ लेते हैं। यहां पे देखा जाए तो जो पूरब से पश्चिम का जो विस्तार है, ये पूरब से पश्चिम का जो विस्तार है, और उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है वो है आपका 3214 किलोमीटर, और यह है 2933 किलोमीटर। यानी कि पूरब से पश्चिम का जो विस्तार है वह कम है उत्तर से दक्षिण की तुलना में। तो ऑप्शन को देखते हैं। यहां पे कह रहा है कि भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण जो है की ओर, पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। तो पूर्व से पश्चिम का विस्तार जो है वो 2933 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण आपने अभी देखा 3214 किलोमीटर है। तो कह रहा है कि भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। तो यह ऑप्शन आपका सही है, अधिक है उत्तर से दक्षिण। वहीं पर 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक यामोत्तर रेखा माना गया है। भारत का जो यामोत्तर रेखा यानी कि जिससे भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है उसकी बात की जाए तो देखा जाए तो भारत की मानक यामोत्तर रेखा इस तरह से गुजरती है। यह 82.5 अंश 30 मिनट जो है, और यह है आपका पूर्वी देशांतर, भारत की मानक यामोत्तर रेखा। ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है अगर इसे देखा जाए तो यह है आपका उत्तर प्रदेश,
सेकेंड है आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। थर्ड है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। तो इसे भी आप अपना नोट्स बनाकर अपने पास सुरक्षित रखिए। इस तरीके से देखें तो 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक एवं उत्तर माना गया है, यह भी आपका सही है। तो यहाँ पे देखें तो ये ऑप्शन आपका सही है, और भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, यह भी सही है। इसका अर्थ हुआ कि 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो इसका जो आंसर होगा 1 और 2, ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं? भारतीय राज्य चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं अगर देखा जाए तो ऑप्शन में है आपका पश्चिम बंगाल, आप देख रहे हैं यहाँ पे है पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। यदि हम देखें कि ये कौन कौन से इसमें से राज्य हैं जो कि चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये भारत का मैप है, और इस मैप में अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे चीन की सीमा ऊपर की तरफ आपका चीन देश है। यहाँ पे अगर देखें तो ये है आपका लद्दाख, ये है हिमाचल प्रदेश, और ये है आपका उत्तराखंड, और यहाँ से ये यूपी है, और ये आपका बिहार है। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख ये तो सीमा बनाएंगे। साथ में यहाँ पे देखा जाए तो ये आपका पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम बंगाल की जो सीमा है ये भूटान से लगती है और नेपाल से लगती है, और ये आपका अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से लगती है। तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से भी लगेगी और भूटान से भी लगेगी। इसको देखने से लगता है कि कौन कौन से चीन से लग रहे हैं, तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड ये आपका नेपाल से लगता है, ये आपका सिक्किम है, ये लगेगा आपका अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन में देखें तो आपका पश्चिम बंगाल जो है इसकी सीमा चीन से नहीं लगती है, और बाकी ऑप्शन को देखें तो अभी आपने देखा कि इसकी जो सीमा है वो सिक्किम से लगती है, हिमाचल प्रदेश से लगती है और उत्तराखंड से लगती है। इसका अर्थ हुआ कि केवल 2, 3 और 4, यहाँ पे ऑप्शन आपका सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? यहाँ पर सामान्यतः देखा जाए तो जो भारत की सबसे लंबी तट रेखा है वो है आपकी गुजरात, और एक क्लास आपकी जो इसी के समकक्ष भारत का भूगोल चल रहा है, जो कि एनसीईआरटी का भी मैटर उसमें है, और साथ में अन्य अच्छी किताबें जो भी एथेंटिक बुक होती हैं उनके भी मैटर उसमें चल रहे हैं। तो उस क्लास को भी आप देखिए इसके साथ साथ, तो आपका ज्ञान में और वृद्धि होगी। गुजरात की सबसे लंबी तट रेखा है, तो ये है आपका आंसर गुजरात, तमिलनाडु नहीं, आंध्र प्रदेश नहीं और कर्नाटक नहीं। तो यहाँ पे 9वें का ऑप्शन ए सही है। आइए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य की सीमाएं किस देश को छूती हैं? यदि देखा जाए यहाँ पे तो चीन है, भूटान है, म्यांमार है और नेपाल है। अगर इन सभी देशों की बात की जाए तो यहाँ पे ऑप्शन है किसकी किसकी बात कर रहा है। एक बात कर रहा है उत्तराखंड की, उत्तर प्रदेश की, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये मुख्य रूप से 5 राज्य हैं, और इनकी सीमा निम्नलिखित में से किससे होती है? तो यहाँ पे देखें, पहला तो ऑप्शन उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की जो सीमा है वह चीन से लगती है,
उत्तर प्रदेश की सीमा की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वह नेपाल से लगती है। बिहार की सीमा भी नेपाल से है। पश्चिम बंगाल की सीमा जो है, अगर हम देखें पश्चिम बंगाल को, तो ये यहां से देखा जाए, ये अगर आपका नेपाल है तो पश्चिम बंगाल की सीमा की बात की जाए तो ये यहां से भी देखा जाए तो पश्चिम बंगाल की सीमा जो है वह नेपाल से जुड़ती है। तो इस तरीके से देखें तो यहाँ पे देखा गया कि पश्चिम बंगाल की जो सीमा है वह नेपाल से लगती है। सिक्किम जो राज्य है इसकी भी सीमा नेपाल से लगती है। अर्थात यहाँ पे देखा जाए इन सभी ऑप्शनों को तो म्यांमार की सीमा नहीं लगती है। तो उत्तराखंड की सीमा भी नेपाल से लगती है। उत्तर प्रदेश की भी लगती है, बिहार की भी लगती है, सिक्किम की भी लगती है और पश्चिम बंगाल की लगती है। इस तरीके से देखें, उत्तराखंड की सीमा लगेगी नेपाल से, उत्तर प्रदेश की भी लगेगी, बिहार की, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की। इस तरीके से देखें तो इसका जो आंसर है वो है सी, नेपाल। चीन से लगती हैं लेकिन चीन से पश्चिम बंगाल की सीमा नहीं लगती है, म्यांमार से नहीं लगती है। म्यांमार तो आपका इससे उत्तराखंड की नहीं लगेगी। इस तरीके से देखा जाए तो इसका आंसर जो है वो सी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करें और सही उत्तर का चयन करें। अगर हम देखें कि जो कर्क रेखा है किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, अगर इसकी बात करें तो आप एक ट्रिक बना लीजिए, अपने दिमाग में बैठाइए कि जो कर्क रेखा है वह भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, वो पश्चिम से पूरब की तरफ। क्या ट्रिक है? गुरा, मच्छ, झाप, त्रिमी। इस ट्रिक को याद रखेंगे तो आप इस प्रश्न के आंसर बार बार करेंगे क्योंकि यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो एक हो गया आपका गुजरात, ये है आपका राजस्थान, यदि हम देखें ये है आपका मध्य प्रदेश, ये है छत्तीसगढ़, ये है झारखंड, ये है पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और ये है आपका मिजोरम। इस तरीके से देखें तो यह कुल देखा जाए तो 2 2 4 2 6 2 8 यानी कि कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ पे एक पॉइंट और है कि जो कर्क रेखा है और मकर रेखा है, सॉरी कर्क रेखा और देशांतर रेखा, मानक देशांतर रेखा, ये एक दूसरे को कहाँ पे काटती हैं? तो देखा जाए तो ये एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में सूरजपुर में काटती हैं। सूरजपुर में एक दूसरे को काटते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि ये आप आंसर है। तो यहाँ पे मिला है तो किस किस राज्य से देखा जाए तो अभी आपने देखा कि छत्तीसगढ़ से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, आपका राजस्थान से जो कर्क रेखा है उसकी बात की जाए तो यहाँ पे देखा गया कि कौन कौन से हो गए, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहाँ पे देखा जाए तो छत्तीसगढ़ से भी गुजर रही है, छत्तीसगढ़ से, मिजोरम से, आपका त्रिपुरा से और राजस्थान। यहाँ की आंसर आपका डी यानी कि उपरोक्त सभी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। पाक जल संधि किन दो देशों के बीच में अवस्थित है? यहां पे देखें कि पाक जल संधि, अगर
नाम से लग रहा है पाक यानी कि पाकिस्तान से शब्द जुड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत का दक्षिणतम विस्तार देखें और यहाँ पर इसका पड़ोसी जो एक देश है, द्वीपीय देश है, वो है श्रीलंका। तो आपके तमिलनाडु या ये कहें कि भारत का दक्षिणतम बिंदु और इसके बीच में देखा जाए तो द्वीपों के छोटे छोटे कोरल द्वीपों के समूह है, और यहाँ पर इस तरफ देखें तो मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है, और इस तरफ देखें तो यहीं पे आप देखेंगे तो पाक जल संधि है। तो यहाँ पे पाक की खाड़ी है, यहाँ पे पाक की खाड़ी है और पाक जल संधि का निर्माण करती है। तो यहाँ पे देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं है, भारत श्रीलंका के बीच में है, भारत मालदीव के बीच में नहीं है, और मालदीव श्रीलंका के बीच में। तो आंसर आपका बी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय भूभाग का देशांतरी विस्तार है। जैसा कि आपने अभी देखा यहाँ पे भारतीय भूभाग का, तो भारत का जो देशांतरी विस्तार है ये है। तो भारत का जो पूर्वी देशांतर है वो 97°25' पूर्वी देशांतर वालांगू या किबुथु में है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और गुजरात को देखें तो गुजरात में भी आपका देशांतरी विस्तार है, जो कि पश्चिमी है, वो है 68°7' पूर्वी देशांतर और 97°25' पूर्वी देशांतर तक भारत का देशांतरी विस्तार है। यहाँ पे देखें भारत का देशांतरी विस्तार, यहाँ पे देखें तो 67°7', 67°7' जो है, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे आपने अभी भी देखा कि 68°7' है, और यहाँ पे दिखा रहा है 67°। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। 68°7', 97°25', ये आपका देशांतरी विस्तार है। 68°7' से 97°25' पूर्व। देखिए यहाँ पे मैंने भी ध्यान नहीं दिया, आप भी इस तरीके को थोड़ा सा देखिएगा कि यहाँ पे लिखा है 68°7' से 97°25' उत्तर, और यहाँ पे 68°7' से 97°25' पूर्व। तो ये, और यहाँ पे 8°, ये ऑप्शन आपका गलत है। यहाँ पे देखिए कि ये दोनों ऑप्शन में एक पॉइंट है, उत्तर और पूर्व। तो ध्यान देने की बात है, और इसी तरीके से हम लोग गलती करते हैं एग्जाम में भी, जो कि मैंने अभी बहुत तेजी से कर दिया। क्या है कि हमको ये देखना है कि इनमें सही कौन सा है। तो दोनों के ये विस्तार सही हैं, लेकिन पूरब और उत्तर, तो जो देशांतरी विस्तार है वो आपका पूरब है। भारत की स्थिति जो 0° लंदन से जो खींची गई रेखा है उससे पूरब में पड़ता है, तो ये पूरब की तरफ से, तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा, आपका बी नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। समुद्री जलमार्ग, भूभाग, व्यापारिक पवने उपर्युक्त में से प्राचीन काल में भारत का विश्व के अन्य देशों से संपर्क मार्ग था। अगर हम देखें कि अन्य देशों से भारत का जो संपर्क मार्ग था प्राचीन काल में, भारत से देखा जाए तो ये जो समुद्री मार्ग है और ये जो स्थल मार्ग है, तो उस समय शुरुआती दौर में यानी प्राचीन काल में समुद्री मार्ग की खोज नहीं हुई थी। ये कहें कि समुद्र से व्यापार या एक देश से दूसरे देश के लोग समुद्र के माध्यम से नहीं जाते थे, बल्कि स्थल के माध्यम से जाते थे, और स्थल से जाने के जो माध्यम थे वो ये थे, अर्थात उत्तर पश्चिम के तरफ दर्रे हैं, खैबर दर्रा हुआ, गुमल दर्रा हुआ, आदि दर्रे हैं, और यहीं से आप देखें हुड आए, बाबर आए, तुर्क आए। इस तरीके से देखा जाए तो उत्तर और पश्चिम में जो दर्रे हैं उन्हीं के माध्यम से भारत में आक्रांता आते हैं, और वो यहाँ पे आते हैं, बसते भी हैं। कुछ लोग व्यापार के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो यह मार्ग था। तो यहाँ पे देखें तो प्राचीन काल में भारत का विश्व के अन्य देशों से संपर्क जो था, समुद्री जलमार्ग नहीं था, भूभाग से था। ये तो था नहीं, भूभाग से होता था, उत्तर पश्चिम में दर्रों के माध्यम से, और व्यापारिक पवनों का कोई संबंध नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि प्राचीन काल में भारत का विश्व के अन्य देशों से जो संपर्क होता था वो भूभाग से होता था,
यानी कि केवल सेकंड, यानी कि बी ऑप्शन सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सुएज नहर के विकास से भारत के व्यापारिक संबंध आसान हुए। यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन नहीं है, लेकिन एक सामान्य जानकारी हम लोग ले लेते हैं यहाँ से कि जैसे यहाँ पे देखा जाए, ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप, ये है भारत, और इस तरीके से देखें तो ऐसे निकलता है। और यहाँ पे है आपका, इस जगह पे, यहाँ पे भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, और ये है आपका लाल सागर। तो इसके बीच में जो ये सुएज नहर है, सुएज नहर है, ये क्या करती है कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का कार्य करती है। वहीं पे अगर भारत की बात की जाए तो ये यूरोप के जो देश के थे पहले समुद्र के माध्यम से इस तरीके से आते थे, लेकिन व्यापार करने के लिए, लेकिन जब यह सुएज नहर खुल गई, इससे देखा जाए तो अब लोग सुएज नहर यानी यूरोप के लोगों से जो व्यापार संबंध हुआ वो सुएज नहर के माध्यम से आसान हो गया, और लगभग 7,000 किलोमीटर की जो दूरी हुई है वह इस सुएज नहर के आने से कम हो गई। लेकिन इसका ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी जानकारी हमें होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कीजिए। पश्चिम में यूरोपीय व अफ्रीकी देशों के साथ अर्थ व्यापार, दक्षिणी पठार का हिंद महासागर में शीर्षवत फैलाव, पूर्व में पूर्वी एशिया के देशों से आर्थिक व्यापारिक संबंध। उपर्युक्त में से किन मुख्य कारणों के द्वारा हिंद महासागर भारत को एक केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है? हिंद महासागर भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। इसके लिए पहला है कि पश्चिम में यूरोप और अफ्रीकी देशों के साथ अर्थ। अगर देखें यहां पे आप देखा जाए तो यहां पे आपका हिंद महासागर है, और हिंद महासागर पहले देखा जाए तो हिंद महासागर के माध्यम जब स्थल मार्ग के बाद जब जल मार्ग की खोज हो गई तो ये जो हिंद महासागर है इसके माध्यम से देखा जाए तो अन्य देशों से आपका व्यापार आसान हो गया समुद्री मार्ग की खोज के बाद। तो यहां पे देखें तो पश्चिम में यूरोपीय व अफ्रीकी देशों के साथ अर्थ व्यापार यानी कि व्यापार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह जो हिंद महासागर है उसका बहुत बड़ा महत्व है, और उसकी वजह से अफ्रीका के देशों और यूरोपीय देशों से व्यापार हुआ। दक्षिण पठार का हिंद महासागर में शीर्षवत फैलाव, तो ये जो पठारी क्षेत्र यानी कि प्रायद्वीपीय भारत है इसका हिंद महासागर की तरफ प्रवेश है, और इससे व्यापार करने में सहूलियत होती है। यहाँ पे देखा जाए तो तट के सहारे बंदरगाह बहुत सारे हैं, जिसके कारण यहाँ पर बड़े बड़े जहाज आसानी से रोके जाते हैं और सामान का आदान प्रदान और एक देश से दूसरे देश में संपर्क स्थापित होता है व्यापार के दृष्टिकोण से। और पूर्वी एशिया के देशों से आर्थिक व्यापारिक संबंध, इस तरीके से देखा जाए तो पूर्वी एशिया के देशों से भी आर्थिक व्यापारिक संबंध होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन आपका उपयुक्त सभी, यहाँ पे आपका उपयुक्त सभी सही होगा। 16 का उपयुक्त सभी यानी कि डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। सिक्किम, बिहार, असम, मेघालय, उपयुक्त में से किन राज्यों की सीमा भूटान से मिलती है? अगर हम देखें भूटान से तो यहां पे देखा जाए ये है आपका भूटान। तो भूटान से कौन कौन से राज्य की सीमा लगती है? तो एक तो आपका हो गया सिक्किम, और वहीं पे देखा जाए तो ये जो आपका पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल का भी विस्तार इस तरीके से है। तो पश्चिम बंगाल का सिक्किम से भी यानी कि भूटान से सिक्किम लगा, पश्चिम बंगाल लगा और अरुणाचल प्रदेश लगा। यहां पे देखा जाए तो सिक्किम लगा, देखिए सिक्किम की सीमा लगती है,
बिहार की सीमा नहीं लगेगी, मेघालय की सीमा नहीं लगेगी, क्या असम की सीमा लगेगी? तो असम की भी सीमा नहीं लगती। नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा देखा जाए तो असम की सीमा भूटान से लगती है। कैसे? थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे देखें तो यहाँ से अरुणाचल प्रदेश है और ये है आपका असम। कहने का अर्थ हुआ भूटान से सीमा लगती है, सिक्किम की लगती है, पश्चिम बंगाल की लगती है और आपका असम से और अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे देखें तो सिक्किम से लगती है, सही है। बिहार से आपकी नहीं लगती है, असम से लगती है और मेघालय से नहीं लगती। इस तरीके से देखा जाए तो सिक्किम और असम से यह सीमा लगती है। तो सिक्किम और असम यानी कि फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन आपका सी सही हुआ आपका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पाक जल संधि किन दो देशों के बीच में? अभी आपने इसके पीछे देखा कि भारत व श्रीलंका के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से कौन से देश भारत के मुख्य भूभाग से संबंध नहीं रखते? भारत के मुख्य भूभाग से अगर देखें तो यहाँ पे ऑप्शन के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए कि कौन से नहीं रखते, देखा जाए तो म्यांमार आपकी मुख्य सीमा से रखता है, भूटान रखता ही है। यहाँ पे देखें तो श्रीलंका मुख्य भूमि से नहीं रखता है। तो ये तो रखते हैं, लेकिन जो प्रश्न पूछा है उसके हिसाब से देखा जाए तो मुख्य भूभाग से संबंध नहीं रखता है। तो नहीं रखने में आपका श्रीलंका हो जाएगा। आपका यहाँ पे देखा जाए ताजिकिस्तान की बात की जाए तो मुख्य भूमि से सीमा नहीं लगती है। किसकी? ताजिकिस्तान की भी नहीं लगती है। तो यहाँ पे देखें तो आपका ऑप्शन है, एक तो श्रीलंका की नहीं लगती है और देखा जाए ताजिकिस्तान की नहीं लगती है। ये ऑप्शन डी सही है इसका। चलिए